तो हेलो नमस्ते जय हिंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय विक्रमादित्य सर। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का एक और टॉपिक रिवीजन करने जा रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री में एक और कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरी तरह से रिवीजन कर लिया था। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज का हम लोग पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस और रिवीजन करेंगे। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है। तो वैदिक एज का टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से लेके 600 BC तक। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल जो पिछली क्लास में हमने ये बात पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने उसका टाइम पीरियड क्या देखा था कि 3300 BC से लेकर 1700 BC तक। और 1700 BC में जो वो इंडस वैली डिक्लाइन करने स्टार्ट किया था उसका एक रीज़न्स ये भी था कि इन्वेजन्स ऑफ आर्यन, उसका एक रीज़न था। उसका और भी बहुत सारे रीजंस थे लेकिन उसका एक रीजंस ये भी था कि इन्वेजन्स ऑफ आर्यन। तो आर्यंस जैसे 1700 BC में शायद हो सकता है कि वो आ रहे हो, तब तक वो इन्वेजन करना स्टार्ट कर दियो। और यहाँ पे वैदिक एज की भी शुरुआत आप देख रहे हो कि 1500 BC से स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में। आप देख सकते हो एक कनेक्शन कि जहाँ पे एक तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही है तो वहीं पे दूसरी वैदिक एज स्टार्ट हो रही है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये 1500 BC से लेके 600 BC तक के एज को वैदिक एज ही क्यों कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसको कोई और नाम भी तो हो सकता है, आर्यन एज भी कर सकते थे या और भी एज दूसरे नाम से भी इस टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट कर सकते थे, लेकिन इसे वैदिक एज ही क्यों कहा जाता है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठना चाहिए। अगर नहीं उठ रहा तो सोचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना सोचोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैदिक एज का इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस टाइम पीरियड के बारे में, जो कि 1500 to 600 BC का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो वेदों से मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो वेदों से या उपनिषद से और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड मैनी अदर जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हुए, वेद हो गए जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये जितने भी वेद हैं इन सभी का जो कंपोजिशन हुआ है वो भी इसी टाइम पीरियड पे हुआ है। और जो भी इस टाइम पीरियड में जो भी इंसिडेंट्स हुए थे उन सभी का वर्णन वेदों में हुआ है। इसलिए जितनी भी जानकारी हमें इस टाइम पीरियड में मिलती है वो सभी वेदों से मिलती है, इसलिए इस टाइम पीरियड को वैदिक एज भी कहा जाता है। तो अब आ जाते हैं वैदिक एज के क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है अर्ली वैदिक पीरियड एंड दूसरा हो जाता है लेटर वैदिक पीरियड। अब अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक एंड लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। दोनों के बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है वो है 1000 BC। अब 1000 BC में ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ पे इसका डिवाइडिंग लाइन हुआ है। तो 1000 BC में ऐसा क्या हुआ जो ये वैदिक पीरियड को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसका सबसे बड़ा कारण था आयरन की डिस्कवरी। 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी हुई एंड उसके बाद पूरा का पूरा हिस्ट्री चेंज हो गया। वैदिक एज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप देख सकते हो अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड में। अब ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसकी जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है। इसलिए इस पीरियड को हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं। एंड वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड में बाकी तीनों वेद जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये तीनों वेद का कंपोजिशन हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। एंड जो अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ है, याद रखना। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ था वो सिर्फ ऑरली बोला जाता था, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपने किसी और का कहा। मौखिक ही लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे ऋग्वेद को इस पीरियड में। बाद में ही लेटर वैदिक पीरियड में ही ऋग्वेद का भी लिखित में कंपोजिशन हुआ है और साथ ही साथ और तीनों वेदों का भी कंपोजिशन लेटर वैदिक पीरियड में ही हुआ है। याद रखने की बात है, जो अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ है एंड वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड में बाकी तीनों वेद जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद का कंपोजिशन हुआ है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया जैसे कि मूल आधार। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच सबसे बड़ा बदलाव 1000 BC में लोहे यानी आयरन की खोज था एंड वहीं पे अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है एंड लेटर वैदिक पीरियड इसमें 3 वेद एंड अन्य साहित्य लिखे गए थे। अब जो ये वेदास जो टर्म है वो आया है विद वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू नो।
और आपको जैसे पता ही है कि हमारे पास 4 वेद्स हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और ऋग्वेद में आपको पता ही है कि यहाँ पे मंत्र है और जो भी हिम्स है 10 मंडला है एंड 1028 उसमें मंत्र है। और यजुर्वेद में रिचुअल्स एंड नियम्स है। फिर अथर्ववेद में मैजिक एंड या तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं एंड सामवेद में म्यूज़िक के बारे में ज्ञान है, ठीक है। और जो अदर लिटरेचर्स जो इस काल में विकसित किए गए थे वो थे उपनिषद्स, एपिक्स जिसे महाकाव्य की कहते हैं, जो कि जिसमें कि रामायण है जो कि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया एंड महाभारत वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हु वेर आर्यंस, और आर्यंस आए कहाँ से थे। सबसे इम्पोर्टेंटली आखिरकार आर्यंस आए कहाँ से थे। तो इसकी बहुत सारी अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी है और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी हो जाती है वो है मैक्स मिलर साहब की, जिन्होंने ये कहा था कि आर्यंस साउदर्न रशिया एंड सेंट्रल एशिया से यहाँ आए थे इंडिया में। और वहीं पे दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि आर्यंस आर्टिक रीजन से यहाँ आए थे। एंड वहीं पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा था कि आर्यंस तिब्बत के इलाके से यहाँ इंडिया में आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वही है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। एंड वहीं पे कुछ इंडियंस जैसे कि AC दास एंड डॉक्टर संपूर्णानंद का ये भी मानना था कि आर्यंस इंडियंस ही थे जो कि इंडिया के थे। सबकी अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है वो है मैक्स मिलर साहब की, जिन्होंने ये कहा था कि आर्यंस साउदर्न रशिया एंड सेंट्रल एशिया से हमारे पास आए थे। और इसके कुछ एविडेंसेस भी है, जैसे कि सबसे पहला लैंग्वेज। आर्यंस जो बोलते थे वो जनरली संस्कृत बोलते थे और संस्कृत की जो मदर लैंग्वेज है वो है इंडो यूरोपियन। और वहीं इंडो यूरोपियन की और भी जो लैंग्वेजेस है जैसे कि जर्मनिक, फिर उसका ग्रीक, लैटिन, इन सभी का कुछ ना कुछ आप देखोगे तो कनेक्शंस मिलता ही मिलता है। और तो और एक और ईरानियन टेक्स्ट है अविस्ता नाम से, जो कि ये हमारे इंडिया के ऋग्वेदा से बहुत हद तक मिलता है। सोच सकते हो एक ईरानियन टेक्स्ट जो कि लिखा गया था एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड के आसपास जिस समय ऋग्वेदा लिखा गया था, और उन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है। तो आप ये कह सकते हो कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से ही हमारे यहाँ आए थे। और कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आर्यंस के बारे में। आर्यंस की सोसाइटी जैसे कि वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी एंड आर्यंस की जो इकोनॉमी थी वो ज़्यादातर पेस्टोरलिज्म पे डिपेंडेंट थी, यानी मतलब एनिमल रियरिंग एंड एनिमल हर्डिंग, या कि आप कह सकते हो जानवरों को चराने से, जो कि जैसे जानवरों के दूध हो गया, यही सबसे वो लोग का ज़्यादातर मतलब काम चलता था। वो लोग एग्रीकल्चर करते थे लेकिन उतना नहीं करते थे, वो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करते थे। वो उनके जो एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग नहीं थे वो लोग, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग बहुत एग्रीकल्चर करते थे, वो उनका एग्रीकल्चर सरप्लस तक जाता था, इसलिए वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़े बड़े ग्रैनरीज बनाए गए थे। वहीं पे वैदिक एज में आर्यंस एग्रीकल्चर उतना नहीं करते थे, वो लोग पेस्टोलिज्म पे यानी एनिमल चराने पे ज़्यादा फोकस रखते थे, गाय चराने में, बकरी चराने में, यही सब में ज़्यादा ध्यान देते थे। वो एग्रीकल्चर बस थोड़ा बहुत अपने कंजम्पशन के लिए करते थे, वो कोई ट्रेड व्रेड एग्रीकल्चर से नहीं करते थे, इसलिए वो उनके पास कोई एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं था, इसलिए वो कोई एग्रीकल्चरल ट्रेड नहीं करते थे, इसलिए उनके पास कोई करेंसी नहीं थी। इसलिए वो बार्टर सिस्टम में ही ज़्यादातर काम करते थे, इसलिए वहाँ तक अभी तक आप जितना भी देखोगे ये लोग आर्यंस तक बार्टर सिस्टम ही ज़्यादातर प्रिवलेंट रहता था। आर्यंस जो वर्ड आया है वो आया है आर्य वर्ड से, और आर्य वर्ड 36 टाइम्स यूज्ड हुआ है ऋग्वेदा में। याद रखना 36 टाइम्स यूज्ड हुआ है आर्य वर्ड्स ऋग्वेदा में, इसलिए इंडिया को आर्यव्रत भी पहले कहा जाता था। एंड वहीं पे आर्यंस के बहुत सारे ट्राइब्स थे, जिसमें कि जैसे कि त्रित्सु हो गया, फिर भारत, और भी बहुत सारे अलग अलग ट्राइब थे, और भारत ट्राइब से ही हमारे इंडिया का नाम भारत भी है। अब आर्यंस जो आए थे वो एक ही साथ पूरे के पूरे नहीं आए थे, आर्यंस जो आए थे वो वेव्स में आए थे। जैसे पहले कुछ आर्यंस आए, फिर उसके बाद कुछ और आर्यंस आए, फिर उसके बाद कुछ और आर्यंस आए, वो फेज वाइज आर्यंस आते रहे। पहले के उस समय में जो लोकल लोग पहले से यहाँ पे थे उन्हें कहा जाता था दशायूज, एंड जो आर्यंस जो इंडिया में आए और यहाँ बस गए उन्हें कहा जाता था दासाज।
लेकिन उसके बाद भी आर्यंस आते गए, धीरे-धीरे करके आते गए और वो बहुत दिनों तक आते गए। मतलब वेव्स में आते रहे, कुछ सालों के बाद कुछ आए, फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद कुछ आए, एक ही बार में सारे के सारे आर्यंस नहीं आए। इसी कारण क्या होता था ना, कई बार इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता था। सो जो आर्यंस जो वहाँ से आते थे और वो क्या करते थे, जो वो थोड़े से फेयर कॉम्प्लेक्स के होते थे, ठीक है? और यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोकल लोग जो पहले से थे, वो थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्स के कह सकते हो आप। तो वो जो क्या करते थे, जो आर्यंस जो थे, वो इनके प्रति, जो दासियूस के प्रति बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर रखते थे, ठीक है? कठोर बिहेवियर रखते थे। अब वहीं पे वो लोग जो दासा, जो कि पहले से जो आर्यंस यहाँ पे रह रहे थे, उनके प्रति थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, ठीक है? तो इनइक्वालिटी धीरे-धीरे सोसाइटी में आप देख रहे हो यहीं से आना स्टार्ट कर दी। जब तक यहाँ से आप कह सकते हो कि वैदिक एज से, आर्यंस के आने के बाद से ही इनइक्वालिटी आप कह सकते हो कि इंडिया में स्टार्ट हो गई है। इससे पहले इनइक्वालिटी उतनी नहीं थी। इससे पहले जो लोग थे, इंडियंस जो पहले से रहते थे यहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग या जो साउथ इंडिया में जितने भी लोग रहते थे, उनमें कोई भी इनइक्वालिटी उतना नहीं प्रिवलेंट थी। लेकिन जैसे ही आर्यंस आए, वो गोरे थे और यहाँ पे इंडिया के लोग थोड़े से सांवले थे, सो यहाँ से इनइक्वालिटी स्टार्ट होने लगी। वो हमारे ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब डोमिनेट करते थे और इसी बीच में एक युद्ध भी हुआ था जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स या बैटल ऑफ 10 राजना, जो कि लड़ा गया था रावी नदी के ऊपर और जो कि जिसे लेड किया गया था, भरत ट्राइब से लेड किया गया था बाय किंग सुदास, और जिन्होंने ये युद्ध जीता भी, जो कि किंग सुदास थे, उन्होंने ये बैटल जीता भी और उनके बाद से ही एक प्रॉपर वैदिक एज की शुरुआत हो गई। तो अब हम लोग वैदिक एज में अर्ली वैदिक पीरियड या कि जिसे कहते हैं ऋग वैदिक एज भी एंड लेटर वैदिक पीरियड के बीच का डिफरेंसेस और उनके बीच का फीचर्स जान लेते हैं। और उनके फीचर्स को हम लोग कुछ इस तरह से, जैसे कि अलग अलग पॉइंट्स पे उनका फीचर्स को हम लोग जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले इकोनॉमी हो गया उनका, पॉलिटी हो गया, सोसाइटी हो गया एंड रिलीजन हो गया। किस तरह की उनका इकोनॉमी था, किस तरह उनका पॉलिटी था, किस तरह उनका सोसाइटी था एंड किस तरह उनका रिलीजन था। इन सभी पॉइंट्स पे उन दोनों एज को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनके फीचर्स जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमी में जो अर्ली वैदिक पीरियड था या ऋग वैदिक एज जिसे कहते हैं, उसमें जो इकोनॉमी मेनली थी वो थी पेस्टोरल इकोनॉमी, यानी आप जिसमें कह सकते हो कि जानवरों को चराया जाता था, एनिमल रियरिंग किया जाता था, एनिमल हर्डिंग किया जाता था। मेनली यही सारे ऑक्यूपेशंस थे। एग्रीकल्चर था बट एग्रीकल्चर डोमिनेंट नहीं था। इसका पता हमें इस बात से भी पता चलता है क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो जानवरों का जो जिक्र किया गया है वो है काउ एंड हॉर्सेस। सर्च ऑफ काउ को गविष्टि कहा जाता है एंड हॉर्सेस के नाम पे तो कई सारे देवताओं के नाम भी पड़े, जैसे कि पुरंदर, अश्विनी, मारुत, ये सभी नाम जो सोच सकते हो हॉर्सेस के नाम पे पड़े हैं। एंड वहीं पे आप ये भी देख सकते हो कि ऋग्वेद में ही दिया हुआ है कि जो अनाज या सीरियल यूज़ करते थे उस समय यावा था, लेकिन ये एक एग्रीकल्चर जो था करते थे लेकिन डोमिनेंट फैक्टर नहीं था अभी भी लोगों के जीवन व्यापन में। एंड एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता था वो भी बहुत कम होता था, वो बस डेली बेसिस पे लोगों का कंजम्पशन करने तक ही हो पाता था। कोई सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उस समय नहीं होता था और ना ही कोई एग्रीकल्चरल ट्रेड होता था, इसलिए वहाँ पे ना ही कोई करेंसी अभी तक आई थी, इसलिए ना ही कोई टैक्सेशन सिस्टम था और इसलिए लोग अभी भी बार्टर सिस्टम पे रिलाई करते थे। एंड वहीं पे जैसे कि आप लोग को पता है ये ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में ही 1000 BC आती है एंड 1000 BC में ही आयरन की डिस्कवरी होती है और आयरन की डिस्कवरी होने के बाद इंसान ने दो ऐसे महत्वपूर्ण औजार बनाए आयरन से जिसने हिस्ट्री चेंज कर दी। सबसे पहला प्लो एंड दूसरा एक्स। अब प्लो जिसे हल कहते हैं, एक्स यानी कुल्हाड़ी। इससे क्या हुआ ना, जो पहले आर्यंस जो सब सिंधु के इलाके में रहते थे अब वो धीरे धीरे माइग्रेट करने लगे, गंगेटिक प्लेन्स की तरफ आने लगे। पहले क्या था, ये जो गंगेटिक प्लेन्स था यूपी एंड बिहार में, यहाँ पे घने जंगल पाए जाते थे। तो जो पहले के लोग थे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोन एज हो गया, तो स्टोन एज के जो लोग थे वो ये घने जंगल को काट सकते हो क्या स्टोन से? नहीं काट सकते हो। तो उस समय तक भी ये जो एज था इसमें कोई भी एग्रीकल्चरल चीज़ नहीं होते थे। फिर उसके बाद आया कॉपर एज, तो कॉपर से भी पेड़ उतने एफिशिएंटली नहीं काटा जा सकता है। फिर उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज में भी लोग उतना ये पेड़ वेड़ काटना नहीं करते थे ब्रॉन्ज से। फिर उसके बाद लेकिन जैसे ही आयरन का डिस्कवरी हो गया 1000 BC में, उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने प्लो बनाया, लोगों ने एक्स बनाया और भी बहुत सारे यहाँ पे औजार बनाए। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे जब जैसे ही वो गंगेटिक प्लेन्स में आए, उन्होंने जो बड़े बड़े जंगल्स थे उसको साफ किया, उससे प्लेन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो प्लेन्स कन्वर्ट हो गया था, अब उसी प्लेन्स में वो लोग खेती करने लगे, उसी प्लेन्स में वो लोग रहने लगे और यहीं से अब इकोनॉमी थोड़ी बहुत चेंज होने लगी।
अब लेटर वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल डोमिनेंट होगी, क्योंकि अब यहाँ जो गंगेटिक प्लेन्स है वो बहुत बड़े इलाके में हो गए, बहुत ही फैला हुआ इलाका है, और यहाँ पे जो कि गंगा का पानी होने के कारण यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती थी इरिगेशन के लिए। सो यहाँ पे अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी बढ़ने लग गया, और इसलिए यहाँ की इकोनॉमी अब एग्रीकल्चरल डोमिनेंट होगी। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं, इसका एविडेंस क्या है? आप ये भी कह सकते हो कि भाई इसका एविडेंस कैसे है कि आप लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चरल डोमिनेंट हो गई। तो सबसे पहले वेदों में ही आप देखोगे तो प्लो रिचुअल्स आने लगे, प्लो को बहुत मान्यता मिलने लगी। सो आप देख सकते हो जो प्लो जिसका मेनली काम ही होता है खेती में, उसको बहुत ज़्यादा मान्यता मिलने लगे वेदों में। और वहीं पे आप देखोगे कि लेटर वैदिक पीरियड में एक और महाकाव्य का कंपोजिशन हुआ था जो कि है महाभारत। अब महाभारत में ही आप देखोगे श्री कृष्ण जी के बड़े भाई जो कि थे बलराम, उनके हाथ में हमेशा हल रहता था और उन्हें हलधर भी कहा जाता था। सो आप देख सकते हो कि हल एक प्रेस्टीज का मैटर हो गया, हल रखना अपने हाथ में एक प्रेस्टीज ऑफ मैटर था। सो देख सकते हो कि जैसे धीरे धीरे यहाँ पे हल और एक्स इन सब का यूज़ बहुत बढ़ते लग गया सोसाइटी में। सो इससे भी आप कह सकते हो कि सोसाइटी अब धीरे धीरे एग्रीकल्चरल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने लग गई है। और वहीं पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऋग वैदिक पीरियड में जो सीरियल्स उगाई जाती थी वो सिर्फ यवा थी। वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड में वीट, राइस, बार्ली और भी बहुत सारी तरह के सीरियल्स उगाए जाने लग गए। लेकिन अभी भी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था वो बहुत ही लिमिटेड ही था, वो अभी भी सरप्लस में नहीं जा रहा था। लेकिन अब लोग धीरे धीरे और भी अलग अलग फील्ड्स में काम करने लगे, जैसे कि क्राफ्ट्स हो गया, यहाँ पे आपका लेदर हो गया, पॉटरी हो गया। जैसे कि यहाँ पे उस काल में पाया जाता था पेंटेड ग्रेवेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉटरी हो गया उस काल का। तो अब आप लोग साफ साफ यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हो ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड में। जहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड में इकोनॉमी पेस्ट्रल थी, वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी एग्रीकल्चरल हो गई। जहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड में आयरन्स के कोई भी टूल्स नहीं यूज़ होते थे, वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड में प्लो यूज़ होने लगे, एक्स होने लगे, ये सभी आयरन्स के टूल्स यूज़ होने लग गए। लेकिन अभी भी सिमिलरिटीज़ इसमें यही है कि दोनों पीरियड्स में अभी भी एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है वो सरप्लस नहीं है, वो बस अपने कंजम्पशन तक ही सीमित है। तो अब बात करते हैं ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड के पॉलिटी में डिफरेंसेस एंड उसके सिमिलरिटीज़ एंड उसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो ऋग वैदिक पीरियड में जो पॉलिटी थी वो मेनली जन थी, एंड लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटी थी वो जनपद थी। तो आप ये कह सकते हो कि जो जन थी, यानी जो ऋग वैदिक पीरियड में जो पॉलिटी थी वो मेनली ट्राइबल थी, ठीक है। लोग छोटे छोटे ट्राइब्स में अलग अलग जगहों पे रहते थे। तो अब ये जो ट्राइबल लोग थे वो लोग अपनी असेंबलीज बना के रहते थे, और उन असेंबलीज में सबसे पहले आ जाता है सभा, यानी जो एल्डर पीपल्स का, या जो बड़े बुजुर्ग हो गए, जो आज भी जैसे देखते हो कि हम लोग बड़े बुजुर्ग की बहुत इज्जत करते हैं या जो भी हो। तो वैसे ही जो पहले के ज़माने में ऋग वैदिक पीरियड में भी लोग बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, इसलिए उनके जो ग्रुप को कहा जाता था वो है सभा। उसके बाद आ जाती है समिति। समिति में क्या आ जाता था? किंग। अब किंग को उस समय कहा जाता था ईशान। ईशान मतलब सोच रहे हो, ईश्वर से उसे कंपेयर किया जाता था। उसके बाद आ जाता था विदत। विदत हो जाता था जो कि सोसाइटल इश्यूज था, जैसे कि आपने मुझे कुछ बुरा कह दिया या मैंने आपको कुछ बुरा उल्टा पुल्टा कह दिया, जो भी सोसाइटीज़ में इश्यूज हो गए, कोई किसी का चोरी कर लिया या किसी के घर में कोई जाके कुछ बोल दिया, ये सब जो इश्यूज होती थी ये इन्हें विदत कहा जाता था। उसके बाद आ जाता था गण। गण मतलब जनरल पीपल यानी कॉमन पीपल, जैसे हम लोग, आप लोग, सभी लोग क्या हो गए? गण हो गए। अब जो ये राजा जो थे उनके पास होता था एक पुरोहित और सेनापति, लेकिन राजा के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था। ये बात ध्यान रखने की बात है कि उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, क्योंकि आर्मी को मेंटेन करने के लिए उन्हें सैलरी भी देना पड़ता है। सो उस समय कोई करेंसी ही नहीं था, तो आप उसे सैलरी कैसे दोगे? सबसे बड़ा बात यही है। सो उस समय जो भी लोग थे वो खुद ही मतलब राजा को कुछ अपनी तरफ से ऑफर करते थे, और अगर कोई जैसे दूसरी ट्राइब उन पे अटैक करती थी तो वो लोग आपस में ही मिलजुल के, जो भी लोग थे उससे, जैसे कि उस ट्राइब में जितने भी लोग थे वो सब लोग आपस में ही मिलजुल के फाइट करते थे अंडर द सेनापति। सो ये रहा उनका पॉलिटी सिस्टम। तो अब आ जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड के पॉलिटी पे, जो कि हो जाता है जनपद। लेकिन क्यों हो जाता है और कैसे हम इसे जनपद कह सकते हैं? जैसे कि पहले जन था, अब जन से जनपद हुआ कैसे? सबसे पहले बड़ा बात यह है कि ये जनपद हुआ कैसे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब इकोनॉमी क्या हो गई? एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी हो गई। तो जो ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर करेगा, जो ज़्यादा खेती करेगा, जो ज़्यादा क्रॉप्स उगाएगा वो ज़्यादा अमीर होगा, और जो कम उगाएगा तो वो ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो देख लो सोसाइटी में धीरे धीरे अब यहीं से इनइक्वालिटी आने लग गई है। यहीं वो पीरियड है जहाँ से सोसाइटी में क्लास डिवीज़न नहीं, इनइक्वालिटी की बात करूँ मैं,
यहाँ पे अभी भी कोई क्लास डिवीज़न की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब रिच एंड पुअर के बीच का अंतर आने लग गया। जो ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहा है, जो ज़्यादा यहाँ पे लैंड ऑक्यूपाई करके रह रहा है, तो वो ज़्यादा रिच हो रहा है, और जो कम एग्रीकल्चर कर रहा है, जो कम काम कर रहा है, वो पुअर हो जा रहा है। तो यहीं से क्या होता है ना, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो चुकी है सोसाइटी में। तो इसी के लिए, इसी को चेक करने के लिए, इसी इनइक्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए या चेक करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम्स लाया गया है। अब ये डेवलपमेंट ऑफ स्टेट सिस्टम क्या हुआ, ताकि बाउंड्रीज़ को, एक जो ट्राइबल एरिया हुआ या एक जो भी एरिया हुआ, उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, एक टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, ताकि कोई भी मतलब बाहर से अटैक करने या कोई अंदर से जो भी हो, अंदर की जो इश्यूज़ हो, वो हम लोग आपस में ही सॉल्व कर सके। इन्हीं सभी को चेक करने के लिए एक स्टेट सिस्टम की शुरुआत हो सकती है, इसलिए इसे जनपद एरा भी कहा जाता है। जैसे कि पहले जो कुरु था, अब वो कुरुक्षेत्र हो गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जनपद एरा में विदत एंड गणक थी, तो उस सभी को उन दो क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया है जनपद में, एंड जो सभा एंड समिति थी, उस दोनों को मिला के एक परिषद की स्थापना किया गया है। लेकिन अभी भी लेटर वैदिक पीरियड में भी कोई भी एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं हो पा रहा है। इतना ही एग्रीकल्चर हो रहा है जितना एक आदमी खुद कंज्यूम कर सके या अपनी फैमिली को कंज्यूम करवा सके। ठीक है, कोई भी ट्रेड एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई करेंसी अभी तक आई है, और ना ही कोई स्टैंडिंग आर्मी अभी तक किसी ने स्टार्ट किया है। तो कोई भी व्यक्ति राजा है, ये अब हमें पता कैसे चलेगा? ना ही उसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी है, ना ही वो कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ना ही उसके पास कोई ट्रेडिंग करने का राइट है, ना ही कोई करेंसी है, ना ही कोई एग्रीकल्चरल सरप्लस है। तो वो पता कैसे चलेगा कि किसी किंगडम का कोई राजा कौन है या कोई रॉयल फैमिली कौन है? तो उसके लिए वहाँ पे उस समय में रॉयल सेरेमनीज कुछ करवाए जाते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूरी यज्ञ। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या हो गया? अब अश्वमेध यज्ञ नाम से ही पता लगता है अश्वमेध। तो इसमें क्या होता था कि जो भी घोड़ा होता था उसे छोड़ दिया जाता था, ठीक है, पूजा पाठ करके उसे छोड़ दिया जाता था। अब वो घोड़ा जहाँ तक जाता था, उस राजा की किंगडम वहाँ तक मानी जाती थी। और वहीं पे जो वाजपेयी यज्ञ था, ये वो यज्ञ था जब कोई राजा अपने फैमिलीज़ को अपने पावर्स के बारे में बताने के लिए या अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए करवाता था। तो ये हो गया वाजपेयी यज्ञ। और वहीं पे जो राजसूरी यज्ञ हो गया, ये अपने आप को मतलब थोड़ा सा गॉडली टाइप दिखाने के लिए या अपने आप को मतलब बड़ा या महान दिखाने के लिए करवाया जाता था। और आप एक ये भी कह सकते हो इसमें कि इसी से थोड़े थोड़े टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काइंड ऑफ स्टार्ट होने के कगार में हो चुका है। अभी भी जैसे कि लोग अपने मन से राजाओं को गिफ्ट्स ऑफर कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लैंड ग्रांट्स कर रहे हैं। लोग अपने मन से अभी भी राजाओं को जो भी हो सकता है वो दान में देते हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो ऋग वैदिक पीरियड का एंड लेटर वैदिक पीरियड का सोसाइटी के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं, जिसमें उसकी डिफरेंसेस एंड उसकी सिमिलरिटीज़ या उसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऋग वैदिक पीरियड की सोसाइटी के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ऋग वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी थी वो थी पेस्ट्रल, पॉलिटी थी वो थी जनपद। उसी तरह से उनकी जो सोसाइटी थी वो अभी भी ट्राइबल थी, ठीक है। लेकिन उसमें जो ट्राइबल होने के बाद भी, उनकी सोसाइटी ट्राइबल होने के बाद भी, उनमें जो वोमेन का एक पोजीशन था वो बहुत हद तक बहुत अच्छा था, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि उस ज़माने में पोजीशन ऑफ वुमेन्स क्या क्या कितनी अच्छी थी। उन्हें राइट टू एजुकेशन था, राइट टू पार्टिसिपेट इन असेंबलीज थे, एंड राइट टू चूज देयर ओन ग्रूम। मतलब आज भी कई लड़कियों को मतलब जो अरेंज मैरिज के नाम पे आप देख सकते हो कि जो माता पिता दे देते हैं वो उन्हीं के साथ शादी कर लेते थे, लेकिन उस ज़माने में नहीं था ऐसा। उस ज़माने में लड़कियाँ को जो पसंद था वो उन्हीं से शादी करती थी। लेकिन अभी भी जो सोसाइटी में था कोई डिवीज़न या कोई क्लास नहीं आया था, लेकिन थोड़े बहुत डिस्क्रिमिनेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, जो आज तक प्रिवलेंट है। जैसे कि देख सकते हो आज भी लोग गोरे एंड काले रंग में कितना भेदभाव करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों करते हैं। आखिरकार लोग इंसान नहीं देखते, आज भी लोग रंग देखते हैं सबसे ज़्यादा। सोच रहे हो लेटर वैदिक पीरियड मतलब 1300 BC और आज है 2026, आज तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन है काले और गोरे में, ये आज तक प्रिवलेंट है सोसाइटी में। जब तक ये छोटा सा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक ये सोसाइटी ब्यूटीफुल नहीं हो पाएगी, मैं इतना कह सकता हूँ। इंसान चाहे चांद पे जाए, मार्स पे जाए, जुपिटर पे जाए, वो सब बात की बात है, लेकिन जब तक इंसान के अंदर का
अंदर का गंदगी साफ नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उतना एडवांस या डेवलप्ड होने का। जब तक इंसान का मन ही ना डेवलप करे, क्या फ़ायदा कि इंसान चाँद पे जा रहा है, मून पे जा रहा है, स्पेस पे जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, कितने कुछ एडवांस हो गया। लेकिन आज भी देखो इंसान काले और गोरे में भेद करता है, पता नहीं क्यों, क्या मिलेगा उन्हें? भाई इंसान लोग देखते ही नहीं, आखिरकार इंसान की इंसानियत ही नहीं देखते लोग। लोग या तो उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं या तो पैसा देखते हैं। लेकिन जो चीज़ देखनी चाहिए कि एक इंसान की इंसानियत, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, वो छोड़ के वो बाकी सब ये सोसाइटी देखती है कि वो गोरा है तो अच्छा है, वो पैसे वाला है तो वो अच्छा है। लेकिन ये नहीं देखते कि यार वो सांवला है तो भी वो दिल का कितना अच्छा है, ये नहीं देखते हैं। जब तक ये मेंटालिटी नहीं आएगी ना तब तक इस समाज का कुछ नहीं होने वाला है, चाहे तुम चाँद पे जाओ या कुछ भी जाओ। मैं इतना देखो, मैं ये टॉपिक से थोड़ा-सा अलग हट के बोल रहा हूँ, लेकिन इतना बात बता देता हूँ कि देखो आप लोग चाहे जो भी बनो लाइफ में, चाहे आईएएस बनो, वेलकम, या एसडीएम बनो, या जो भी बनो, या जो भी एग्ज़ाम निकालो, या एमटीएससी निकालो, एनीथिंग गुड, ठीक है? लेकिन अपने आप को ना पानी की तरह साफ रखना अंदर से, इतना कह देता हूँ। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस इंटरव्यू में बोलने के लिए कि हाँ, मैं समाज के लिए करने जा रहा हूँ, ये करूँगा, वो करूँगा, और बाद में आप क्या करते हो वो तो देख ही रहा है। 99% लोग यूपीएससी या बीपीएससी निकाल के वो क्या करते हैं वो सबको पता ही है। सो अपने आप को ना भाई गिरा के क्या ही करोगा? अगर वो थोड़ा-सा इज़्ज़त या दिखावे का इज़्ज़त, मैं कहूँगा वो इज़्ज़त क्या ही बोलूँगा, वो बस दिखावे का इज़्ज़त हो जाता है। जब तक तुम अपने आप के अंदर से साफ नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा वो पैसे का या वो पोज़ीशन का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है एट द एंड, क्योंकि तुमको ही पता है यार, एट द एंड तुम भी खाली हाथ ही ऊपर जाओगे। सो कुछ बड़ा बनने से पहले एक अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ, सबसे बड़ी बात यही है। ये जो मन में पहले से ही गोरे-काले का जो भेदभाव है या जो भी है, रिच पुअर, ये सभी निकाल के एक बार देखो दुनिया, तब देखो ये दुनिया कितनी सुंदर लगती है। आप एक बार अपने आँखों पे जो ये चश्मा लगा है ना, गोरे रंग, काले रंग, ये अमीर-गरीब, इसका एक बार निकाल के तो देखो, देखो उसके बाद दुनिया कितनी सुंदर लगेगी। ये अर्थ हमारा लिटरली कह रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और लोग भी उतने ही सुंदर हैं, लेकिन बस नज़रिया होना चाहिए देखने का। हम लोग काले लोग को भाई कुछ अलग ही नज़र से देखते हैं, जैसे कि वो इंसान ही नहीं है, वो अलग ही नज़र से देखते हैं, जबकि उनका दिल देखते ही नहीं। मैं खुद भी शामिल हूँ मैं क्या बताऊँ। लेकिन जैसे कि आप देख लो, लोग कैसे वेस्ट को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? जो अमेरिकन्स हो गए या यूरोप हो गए, क्योंकि वो गोरे हैं, इसीलिए लोग आँख बंद करके उनकी बात मान लेते हैं। वहीं पे जो इंडियंस हैं, वो सही बता भी रहे होंगे, तो भी उनकी कोई बात नहीं मानता या कोई बात की वैल्यू नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इंडियंस हैं, वो ब्राउन कलर के हैं, इसीलिए। यही मेंटालिटी है आज भी सोसाइटी में। इसलिए देखो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ना कि यार तुम बाहर से चाहे जो भी पोस्ट पे रहो, जितना भी पैसा कमाओ, अपने अंदर को ना पानी की तरह साफ रखो, मतलब लिटरली कह रहा हूँ पानी की तरह। उसके बाद देखना तुम एक अलग ही रूप में दिखोगे। तुम अपने आप को ही मतलब इतना अंदर से तुम्हें खुशी रहेगा ना, मतलब कोई दुःख हो ही नहीं सकता उसके बाद। तुम अगर अपने आप को पानी की तरह साफ रखोगे, मैं तुमको इतना विश्वास से कह सकता हूँ ना, उसके बाद तुम्हें मतलब ज़िंदगी में कोई चीज़ का रिग्रेट ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम बेस्ट दे रहे हो, तुम्हें पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर तुम्हें किस बात का रिग्रेट, किस बात का दुःख? यू वोंट हैव एनी रिग्रेट, कोई दुःख नहीं होगा उसके बाद ज़िंदगी में। एक बार तुम बनो तो सही वैसे। ये थोड़ी बहुत साइड वाली बात मैंने बता दी। देखो ऐसे टीचर, ऐसे मार्गदर्शक, मेरा काम है आप लोग को थोड़ा-सा गाइड करना। देखो लाइफ में लोग कुछ ना कुछ तो बनते रहते हैं, जैसे कि कोई आईएएस बन गया या कोई एसडीएम बन गया या कोई ऑफिसर बन गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई एमटीएस बन गया, कोई दुकानदार ही क्यों ना बने इतना पढ़ लिखने के बाद, कोई बात नहीं। ये सब तो भाई बाहरी चीज़ है, आप अंदर से कैसे हो ना वो मैटर करता है। आप बात मानो या ना मानो, लेकिन एक बार अपने आप को जस्ट देखना, एक बार अपने आप को इतना प्योर बना लो अंदर से ना, उसके बाद मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यू वोंट हैव एनी रिग्रेट, एनी दुःख, एनी कष्ट इन योर लाइफ। भाई तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग उसके बाद क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अपने अंदर ये आत्मविश्वास है कि यार तुम बेस्ट हो, तुम अच्छे हो, तुमने किसी का कुछ गलत किया ही नहीं। तुम किसी के बारे में जब कुछ गलत सोचते तक नहीं हो, तो फिर किस बात का दुःख, किस बात का रिग्रेट? कोई रिग्रेट ही नहीं होगा तुम्हें। यू विल
बी ए डिफरेंट पर्सन फ्रॉम दैट पॉइंट। लिटरली बस एक नज़रिया बदलने का देरी है, उसके बाद पूरा दुनिया बदल जाएगी। आप एक बार देखना सही। ये तो बात रही बताने की, अब वो आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो रहो। लोग रह रहे जैसे रहना चाहते हैं, आप भी रहो जैसे रहना चाहते हो, लेकिन मेरा काम था एज ए टीचर, एज ए मार्गदर्शक आपको एक थोड़ा सा गाइड देने का। वो अब आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आप अपना जैसे हो आप अपने आप में ही रहो। लेकिन मैं इतना भाई ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये जो आप काले या गोरे का जो भेद करते हो ना, एक बार सोच के देखो। आप जैसे कि सांवले हो या काले हो, आप जैसे ज़्यादातर लोग सोचते कि भाई मैं गोरा बन जाऊँ, गोरा बन जाऊँ, गोरा बन जाऊँ। क्यों बनना है आखिरकार गोरा? मुझे तो यही समझ नहीं आता। क्या आपने कभी देखा है रोज़ को गेंदा बनते हुए? अगर वो रोज़ गेंदा बन जाए तो क्या वो रोज़ रोज़ रहेगा? लिटरली मैं मुझे बताओ, क्या जो एक रोज़ अगर वो गेंदा बन जाए तो क्या वो रोज़ रोज़ रहेगा? वो तो अपना कैरेक्टर, वो अपना ओरिजिनैलिटी ही खो दिया। जब आप अपना ओरिजिनैलिटी ही खो देते हो, दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते हो, तो वो आप रहे ही नहीं। आप तो दूसरे की तरह बनने चले गए, तो वो उस इंसान की तरह हो गए ना आप। तो आप अपने आप की ओरिजिनैलिटी को देखो, उसे महसूस करो, उसे सुधारो, उसे बेहतर बनाओ, उस पे गर्व करो। ये ना कि आप दूसरे की तरह बनना हर समय चाहो कि नहीं भाई मुझे इतना बड़ा सचिन की तरह क्रिकेटर बनना। नहीं भैया, वो अलग, वो सचिन था। आप अपना बनो ना। आप जो हो, आप जैसे कि आप रमेश हो या विवेक हो, तो आप विवेक जैसा महान क्रिकेटर बनो, ठीक है? आप एक अच्छा इंसान बनो, आपका जैसे भगवान ने कलर दिया है आप उस कलर पे खुश रहो। सबको भगवान ने एक यूनिक चीज़ दिया है। यू नो आवर इवन फिंगरप्रिंट इज़ सो यूनिक। सोचो ना, दुनिया में कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन आज तक कम से कम 1 ट्रिलियन लोग आए गए होंगे, मान लो एक बात के लिए, लेकिन फिर भी किसी भी इंसान से फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। सोच लो, जस्ट इमेजिन, किसी भी इंसान का किसी भी दूसरे इंसान से हिस्ट्री में से लेके प्रेजेंट तक किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। सोच सकते हो सभी इंसान कितने यूनिक है, जब ऊपर वाले ने एक छोटी सी फिंगरप्रिंट तक कितनी यूनिक बनाई है। लेकिन आप लोग को क्या बनना है? दूसरों की तरह बनना है। अब क्या बताऊँ मैं, बनना है तो बनो, उसी भेड़ चाल में चलो। मेरा काम तो बताना कि भाई जैसे हो उसी में खुश अगर रहना है, अगर सीखोगे नहीं ना तो फिर ज़िंदगी भर दुखी रहोगे। इतना कह रहा हूँ। मैं तो बस आपको दुखी नहीं होने का उपाय बता रहा हूँ। इससे आप दुखी बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप जैसे हो ना, अगर आप उसी में खुश रहना सीख लिए ना, तो उसके बाद फिर आपको दुखी होने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आप को इतना सुधार लो, आप अपने आप को इतना प्योर बना लो ना, तो फिर काहे का दुःख, काहे का रिग्रेट? कोई रिग्रेट नहीं, कोई दुःख नहीं ज़िंदगी में। ज़िंदगी एकदम मस्त हो जाएगी, एकदम मतलब अंदर से इतना है खुश रहोगे ना तुम, अंदर से इतनी खुशी रहेगी कि तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता। वो जब तुम बनोगे तो खुद महसूस करोगे। तो चलिए बहुत हो गया इधर-उधर की बातें, वो भी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत आप लोग को गाइड करना। लेकिन अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस फिर से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई थी एंड उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो जैसे कि पहले इकोनॉमी पेस्टोरल थी, अब इकोनॉमी एग्रीकल्चरल हो गई। पहले जो पॉलिटी थी वो थी अब हो गई पॉलिटी जनपद। एंड उसी तरह जैसे कि पहले की सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी थी, अब सोसाइटी वर्ण बेस्ड सोसाइटी हो गई। जैसे कि सोसाइटी में 4 वर्णास आ गए। फर्स्ट ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट थे, फिर उसका क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स थे, फिर उसका वैश्य जो कि मर्चेंट थे, एंड उसका शूद्र जो कि ये तीनों को सर्व करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले की सोसाइटी में वर्ण बेस्ड डिविजन्स नहीं होता था। ऋग वैदिक पीरियड में वर्ण बेस्ड डिविजन्स नहीं होते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सोसाइटी होती है वो अलग अलग 4 वर्णों में विभाजित हो गई। और अब सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ वर्ण बेस्ड सोसाइटी भी हो गई है, एंड वर्ण बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी आप कह सकते हो आ चुका है सोसाइटी में। और अब जो है लेटर वैदिक पीरियड में हेड ऑफ द फैमिली था वो बहुत पावरफुल हो चुका है, क्योंकि अब वो अपने प्रॉपर्टी से अपने बेटे को या अपने बेटी को डिसइनहेरिट भी कर सकता है। वो अगर चाहे, जो हेड ऑफ द फैमिली है, तो वो अपने बच्चों को अपने प्रॉपर्टी या अपने जायदाद से कुछ भी ना दे। और तो और सोसाइटी में वर्णा सिस्टम के साथ साथ सोसाइटी में आश्रमा सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन हो गया।
आश्रम सिस्टम में भी 4 कैटेगरी होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य जो कि स्टूडेंट लाइफ को डिनोट करता है। फिर उसके बाद सेकंड हो जाता है गृहस्थ जो कि हाउस होल्ड या मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। फिर उसके बाद वानप्रस्थ एंड उसके बाद आ जाता है सन्यासी जिसमें लोग सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो कि सोसाइटी में डिफरेंसेस साफ साफ हमें पता चलने लगी है। जो ऋग वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी में कोई भी डिविजन्स नहीं थे, सिर्फ थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशंस थी ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अब वहीं पे सोसाइटी में क्लास बेस्ड डिविजन्स भी हो गया है साथ ही साथ। सो अब इनइक्वालिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई क्योंकि अब सोसाइटी में बहुत सारा के डिविजन्स हो गए, आश्रमास में बट गए लोगों का लाइवलीहुड। सो अलग अलग तरह का यहाँ पे चेंजेस हो चुका है ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड में। अब आ जाते हैं रिलीजन पे। तो ऋग वैदिक पीरियड में जैसा कि आप लोग जानते हो कि इकोनॉमी पेस्ट्रल हो गई, पॉलिटी जन हो गई, सोसाइटी ट्राइबल हो गई थी। उसी तरह से रिलीजन जो था इसमें वो था नेचर वर्शिपिंग। ऋग वैदिक पीरियड में लोग नेचर को वर्शिप करते थे और जो इसमें देवता भी थे वो सब देख सकते हो कि आप नेचर रिलेटेड ही थे, जैसे कि अग्नि फायर के देवता, फिर वरुण वाटर के देवता, फिर सोम गॉड ऑफ प्लांट्स, फिर उषा एंड अदिति फीमेल डाइटीज। तो आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे देवतास थे और जो भी यहाँ पे गॉड थे एंड गॉडेस थे वो सब नेचर रिलेटेड थे। लेकिन वहीं पे जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जैसे कि इकोनॉमी में पेस्ट्रल से एग्रीकल्चरल बेस्ड हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉलिटी जनपद हो गई, सोसाइटी वर्णा हो गई। उसी तरह से रिलीजन अब यहाँ पे ब्राह्मणिकल रिलीजन्स हो गई। जो भी आपका रिचुअल्स एंड सेरेमनीज हो गया वो सभी ब्राह्मण्स द्वारा कंडक्ट किए जाते थे। इसीलिए जो ब्राह्मण्स का जो पोजीशन था ना वो धीरे धीरे करके ऊपर आते आते सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे चला गया सोसाइटी में। उसके बाद जो भी आप वेदों में देख लो उसमें सभी ब्राह्मणिकल रिलीजन को ही यहाँ प्रमोट किया गया है। और जो आप गॉड्स भी देखते हो जैसे कि प्रजापति क्रिएटर, फिर उसका विष्णु प्रिजर्वर, फिर उसका रुद्र गॉड ऑफ रिचुअल्स, आप देख सकते हो ये सभी जो भी है आप ब्राह्मणिकल रिलीजन्स को ही प्रमोट किया जा रहा है। वहीं पे ऋग वैदिक पीरियड में क्या था कि हम लोग नेचर वर्शिपिंग ज़्यादा करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो भी आप देखोगे कि वेद भी जो जितने थे जैसे कि यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, जैसे कि यजुर्वेद क्या प्रमोट करता था, वो रिचुअल्स को प्रमोट करता था। वैसे ही अथर्ववेद मैजिकल स्पेल्स यानी क्या तंत्र मंत्र की विद्या को जो कि ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता था। एंड वहीं पे सामवेद जो जिसमें क्या था म्यूजिक्स थे और जो कि पहले ब्राह्मणों के द्वारा ही पहले म्यूजिक्स गाए जाते थे। सबसे बड़ी बात याद रखना की बात है कि जो पहले म्यूजिक्स जितने भी थे वो सब लोग ब्राह्मण ही ज़्यादातर गाते थे या कंडक्ट करते थे। तो आप साफ देख सकते हो जो भी रिलीजन डिफरेंसेस था ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड में कि जो ऋग वैदिक पीरियड का जो रिलीजन था ना वो नेचर वर्शिपिंग पे ज़्यादा फोकस करता था। एंड वहीं पे जो लेटर वैदिक पीरियड का जो रिलीजन हो गया वो नेचर वर्शिपिंग से हट के अब ब्राह्मणिकल रिलीजन पे शिफ्ट हो गया है। तो अब हम लोग थोड़े बहुत फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं वैदिक एज की तरफ, जिससे आपके प्रीलिम्स में हो सके क्वेश्चंस आने के चांसेस हो। जैसे कि ऋग वैदिक के पीरियड में जो रिवर्स के नाम थे वो क्या थे हम लोग सबसे पहले उससे जान लेते हैं। जैसे कि इंडस नदी को सिंधु कहा जाता था, झेलम को वितस्ता, ब्यास को विपास, चेनाब को अस्किनी एंड रावी को परुषिनी एंड वहीं पे सतलज को सतुद्री। सरस्वती नदी को नदी तारना भी कहा जाता था इन ऋग्वेदा। एंड जो सबसे ज़्यादा जिस नदी का जिक्र हुआ है वेदों में वो है सिंधु नदी का, याद रखना। अब बात करते हैं हॉर्सेस के बारे में। हॉर्स सबसे ज़्यादा अपीयर्ड हुआ है ऋग्वेदा में और हॉर्स को ऋग्वेदा में अश्व कहा जाता है और ये टोटल 215 टाइम्स अपीयर्ड हुआ है ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा बार। एंड नो अदर एनिमल्स आर मेंशन्ड सो फ्रीक्वेंटली। और हॉर्स के जितना कोई दूसरा एनिमल्स को का वर्णन नहीं किया गया ऋग्वेदा या कोई वेदों में। आप देख सकते हो, सोच सकते हो 215 टाइम्स सिर्फ ऋग्वेदा में हॉर्सेस का वर्णन है। एंड इसके आसपास भी दूसरा कोई एनिमल नहीं है। एंड वहीं पे जो काव है जिससे 176 टाइम्स अपीयर्ड हुआ है वेदों में। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये रहा एक कंप्लीट रिवीजन आप कह सकते हो। मैंने जितना हो सके उतना कोशिश किया कि सारे के सारे पॉइंट्स को आपको एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में एकदम आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँ जिससे आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए
और याद रखना, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस वो कीवर्ड्स को अपने दिमाग में हमेशा याद रखना एंड उसी से आपके प्रीलिम्स हो या चाहे मेंस हो, जो भी हो, उसमें बहुत मदद करेगा। इससे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही नहीं मैंने हवा में ये पढ़ाया है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई बार हल्के में ना लो या इसे ऐसे ही स्किप ना करना ये चैप्टर। इस चैप्टर को थोड़ा-सा अच्छे से एक बार रिवीजन ज़रूर करना। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता, लेकिन हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है और एग्ज़ाम में टाइम मैनेज करके पढ़ना है। हर टॉपिक को उतना ही टाइम देना है जितना वो डिज़र्व करता है। ये नहीं कि एक ही टॉपिक पे अपना पूरा एनर्जी वेस्ट कर देना है। सो आई थिंक सो इससे इस टॉपिक पे 2-3 बार रिवीजन अगर आप कर ले तो अच्छे से, तो ये टॉपिक पे आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्योरीज़ ज़्यादा है, फैक्ट्स उतने नहीं है। आप बस थ्योरी वाइज़, जैसे स्टोरी वाइज़ मैंने जैसे आपको बताया ना, उस तरह से आप अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगा रेदर देन फैक्ट्स याद करने के। मैं बिल्कुल भी कभी नहीं कहता फैक्ट्स याद करने के लिए, लेकिन आप अगर आप इस टॉपिक को स्पेशली जो वैदिक एज है ना, इसको आप जैसे मैंने बताया है ना, इसको अगर आप थ्योरी वाइज या कहानी वाइज अगर आप याद रखने की कोशिश करो ना कहानी की तरह, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जब आप कहानी की तरह याद रखते हो ना, तो वो सालों साल रहता है और हमेशा, मतलब अब जब भी थोड़ा बहुत भी वो कहानी का हिंट आता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारी कहानी आपके सामने आ जाती है। सो होप सो कि मैंने जो भी पढ़ाया वो आप लोग को पसंद आया हो। अगर जैसा भी लगा हो, आपको समझ आया, नहीं आया, या अगर कहीं कोई टॉपिक में या कोई जगह आपको समझने में दिक्कत हो, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। कमेंट में जो भी पूछना चाहते हो, फ़ील फ्री टू आस्क एनीथिंग। और अगर कोई सजेशंस भी देना चाहते हो तो येस यू कैन गिव। अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी बता सकते हो, या अगर समझ नहीं आया तो बता सकते हो कि कुछ समझ नहीं आया। अगर समझ आया तो बता सकते हो कि हाँ सर समझ आया। जैसा आपको लगे, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की, क्योंकि जितना सिंपल से आप समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको समझ आ जाता है ना मेरा ये सिंपल भाषा से समझाना है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर किसी एक स्टूडेंट को भी इससे थोड़ा-सा भी फ़ायदा होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।